नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। बीते दिनों में करीब एक हफ्ते तक पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में था। ये वो दौर था जबकि श्रीलंका की जनता सड़कों पर थी। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर, दफ्तर, हर जगह जनता का कब्जा था। राष्ट्रपति के जिम, स्विमिंग पूल, बेडरूम तक पर जनता काबिज थी। प्रधानमंत्री के घर में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। मुल्क के बिगड़ते हालात के लिए हुक्मरानों को गुनहगार मानते हुए सिंहासन खाली करो, जनता आती है का नारा बुलंद किया जा रहा था। आंदोलन का असर दिखा भी राष्ट्रपति समेत कई नेताओं को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। पहली बार वहां की संसद को नया राष्ट्रपति चुनना पड़ा वोटिंग के जरिए। हालांकि विरोध नए राष्ट्रपति को लेकर भी। श्रीलंका की आबादी के बड़े हिस्से को लगता है कि करप्शन में सब हुक्मरान मिले हुए हैं, जिसके चलते मुल्क बर्बादी की कगार तक पहुंच चुका है। महंगाई अपने चरम पर है। मसलन 1 किलो सेब या संतरे के लिए आपको 1500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। गोभी या शिमला मिर्च के लिए 850 रुपए किलो देना होगा और 1 लीटर पेट्रोल के लिए 500 रुपए, वो भी 3 से 4 दिन पंप पर कतार में लगने के बाद। लोगों में अपने आने वाले कल को लेकर ढेरों सवाल थे। मानो हर कोई अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहता था। कोलंबो के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर 5 से 7 हजार लोगों की लंबी कतारें इसकी तस्दीक कर रही थी। उनमें ज्यादातर को नहीं पता था कि कहां जाएंगे। बस इतना साफ था कि अब उनका मुल्क रहने लायक नहीं बचा है। अब ज्यादातर लोगों के जहन में सवाल हो सकता है कि आखिर श्रीलंका के हालात इतने बिगड़े कैसे। इसकी कई बड़ी वजह है। श्रीलंका की बर्बादी के चीन कनेक्शन की बात बाद में, लेकिन पहले बात कुछ और अहम वजहों की। पहली वजह टूरिज्म पर मार। वैसे तो कोरोना और लॉकडाउन दुनिया भर में टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ कर रख चुका है, लेकिन श्रीलंका में इस बर्बादी की शुरुआत पहले से हो चुकी थी। 21 अप्रैल साल 2019 जब ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में कुल 269 लोग मारे गए, जबकि 500 से ज्यादा घायल हुए। हमले के दोषी थे इस्लामी चरमपंथी और नफरत झेली पूरी मुस्लिम आबादी। सैकड़ों मदरसे बंद हुए, हिजाब पर रोक लगी। कुल मिलाकर मुल्क मजहब के नाम पर बट सा गया। जाहिर है बम ब्लास्ट से श्रीलंका जाने वाले विदेशी पर्यटक खौफ में थे। लोग श्रीलंका जाने से बच रहे थे। मुल्क इससे उभरा भी नहीं था कि 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी, जिसका असर 2022 तक दिखा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट गए थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा घटकर 19 लाख रह गया। 2020 में सिर्फ 5 लाख सैलानी ही श्रीलंका गए, जबकि 2021 में पर्यटकों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इनमें भी 1/4 करीब 56,000 अकेले भारत से गए थे। 4 साल में सैलानियों में 90% की कमी श्रीलंका जैसे मुल्क के लिए बड़ा झटका थी, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर टिका है। दूसरी वजह टैक्स में कटौती। कई बार लोक लुभावन वादे बर्बादी की नींव डालते हैं। श्रीलंका में टैक्स में राहत का चुनावी वादा भी उसी की मिसाल भर है। 2019 के चुनाव में राजपक्षे ने टैक्स में भारी कटौती का ऐलान किया था, जिसको अमल में लाते ही श्रीलंका की माली हालत बिगड़ गई। तीसरी वजह ऑर्गेनिक फार्मिंग। राजपक्षे सरकार ने 2021 में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देते हुए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर रोक लगा दी। फैसला गलत साबित हुआ। न सिर्फ चावल का उत्पादन गिरा, बल्कि बाकी खाद्य उत्पादों में भी भारी गिरावट आई। अनाज और फल सब्जी के दाम आसमान छूने लगे। मई में फूड इन्फ्लेशन में 57%, जबकि नॉन फूड इन्फ्लेशन में 30% से ज्यादा का इजाफा हुआ। तभी तो 1 किलो सेब या संतरा 1500 रुपए किलो और 1 किलो गोभी या शिमला मिर्च 850 रुपए। मैंने भी 100 रुपए में महज 2 केले खरीदे। बेशक ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीति शानदार है, वक्त की जरूरत भी है, लेकिन उसको ढंग से अमल में नहीं लाया जा सका। और चौथी और सबसे बड़ी वजह चीनी कर्ज के दलदल में फंसना। आर्थिक जानकार बताते हैं कि श्रीलंका का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा है। ऐसे में खर्च पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी कर्ज की, और चीन मानो इसी इंतजार में था। इसकी शुरुआत होती है साल 2010 में, जब चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। 2 बार अलग अलग शर्तों और ब्याज दरों पर चीन के एक्सिम बैंक ऑफ चाइना ने श्रीलंका को भारी कर्ज दिया। श्रीलंका जिस निवेश को अपने लिए उपलब्धि मान रहा था, वक्त के साथ वो नासूर बन चुका था। साल 2016 आते आते श्रीलंका पर $10 बिलियन का कर्ज सिर्फ चीन का था। कर्ज न चुका पाने के बदले में श्रीलंका को अपनी जमीन देनी पड़ी। ज्यादातर लोगों को श्रीलंका के मौजूदा हालात के लिए सिर्फ चीन ही जिम्मेदार लगता है। वहीं कुछ के हिसाब से पूरी तरह चीन नहीं, लेकिन बड़ी वजह चीन ही है। अब सवाल है कि क्या चीन की तर्ज पर दुनिया के बाकी मुल्क भी हैं? तो जवाब है हाँ। आपको बताते हैं आखिर वो कौन से देश हैं। पहले बात पाकिस्तान की।
मुल्क की राजनीतिक और आर्थिक बदहाली और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है, जिससे एक और पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9.8 अरब डॉलर तक गिर गया है, जिससे बमुश्किल सवा महीने यानी 30 से 35 दिन ही इंपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। $1 के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया जहां करीब 360-370 रुपए था, वहीं पाकिस्तानी रुपया 225 पर पहुंच गया है। खाद्य वस्तुओं में 74% का इजाफा हो चुका है, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम अब पाकिस्तान में करीब 265 रुपए प्रति लीटर। पाकिस्तानी सरकार अपनी कमाई का 40% हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज भरने के लिए खर्च करने को मजबूर है। चीन पाकिस्तान को जून 2022 तक 30 खरब पाकिस्तानी रुपए कर्ज दे चुका है। 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अकेले अपने कार्यकाल के दौरान लिया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान पर मार्च 2022 तक 44 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर हालात कंगाली की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा मुल्क म्यांमार। कंगाली की कतार में दूसरा नाम म्यांमार का है। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट से तमाम राजनीतिक और आर्थिक सुधारों पर ब्रेक सा लग गया। मुल्क पर बाहरी कर्ज $9.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो उसकी जीडीपी का 35% है। सेना की सत्ता संभालने से अब तक देश की करेंसी कयात डॉलर के मुकाबले 50% तक गिर चुकी है। बड़े पैमाने पर आबादी गरीबी झेलने को मजबूर है। वहीं बीते एक साल में ही फ्यूल प्राइस 50%, जबकि खाने पीने की चीजें 70% तक बढ़ चुकी हैं। म्यांमार की इकोनॉमी के लगभग सारे इंडिकेटर श्रीलंका की बर्बादी से पहले दिख रहे हैं, वैसे ही हैं जैसे श्रीलंका में दिख रहे थे। म्यांमार और पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव और लाओस जैसे कुछ और देश भी इसी कतार में नजर आए। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? क्या भारत में भी महंगाई जीना मुहाल कर सकती है? क्या भारत में भी पेट्रोल पंप के आगे किलोमीटर लंबी कतारें लग सकती हैं? क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है? चलिए आंकड़ों और जानकारों के दावों के जरिए हालात समझते हैं। आरबीआई के मुताबिक बीते फाइनेंशियल ईयर तक भारत के ऊपर $620 बिलियन का बाहरी कर्ज था। यह रकम हमारी जीडीपी का लगभग 20% है। वित्त वर्ष 2013-14 यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले तक आरबीआई के जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत पर बाहरी कर्ज करीब $440 बिलियन का था, जो उस वक्त देश की जीडीपी का 23% था। भारत में थोक महंगाई दर भी रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। मौजूदा वक्त में मई में भारत की थोक महंगाई दर 15% को पार कर चुकी है। लगातार 15 महीनों से भारत में थोक महंगाई दर डबल डिजिट में है। जून में ही सब्जियों के दामों में 50%, फलों के दाम में 20% और फ्यूल प्राइस में भी काफी ज्यादा इजाफा दिखा है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरते हुए 80 तक पहुंच चुका है। ऐसे कई आंकड़े हैं जो मौजूदा वक्त में भारत के पक्ष में कतई नहीं, लेकिन कई दलील भारत की उम्मीदों को बरकरार रखती है। मसलन जीडीपी एंड डेट रेशियो। भारत अपनी जीडीपी के मुकाबले जितना कर्ज ले रहा है, क्या वो पर्याप्त है? क्या वो संतुलित है? अभी भारत अपनी जीडीपी के मुकाबले 20% के आसपास कर्ज ले रहा है, जो बड़ा संकट नहीं होता है। बाहरी संकट से ज्यादा असर नहीं दिखता है, जैसा 2008 या 2013 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी दिखा। पूरी दुनिया ने मंदी देखी, भारत में असर दिखा, लेकिन ज्यादा नहीं। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल या अफगानिस्तान जैसे बदहाल मुल्कों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है, साइज है, वो भी अपने आप में एक बड़ी राहत है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया से आगे, लिहाजा हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल अधूरा है, आखिर सरकारें कर्ज लेती ही क्यों? सरकार की कमाई और खर्चे का ही पूरा लेखा जोखा होता है बजट, जिसमें सरकार पूरा हिसाब किताब समझाती है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते अक्सर सरकारों का खर्चा ज्यादा हो जाता है और कमाई कम। यह अक्सर वोट पाने के चक्कर में सरकारें सूबे की माली हैसियत से ज्यादा खर्च कर देती है। मुफ्त बिजली, पानी, साइकिल, मोटरसाइकिल, मकान, पेंशन, अनाज, सब कुछ। कलर टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और मंगलसूत्र तक। एक तरफ ये सब ऐलान हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ टैक्स में छूट भी दी जा रही होती है। नतीजा सरकारी बही खाते का बिगड़ना। यही वजह है श्रीलंका मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर को श्रीलंका से सबक लेते हुए मुफ्त की कल्चर से बचने की सलाह देनी पड़ी। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते वक्त पीएम मोदी ने भी चेताया कि मुल्क में वोट बटोरने के लिए रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, जो देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। दरअसल करीब 1 महीने पहले ही
आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च करने के चक्कर में राज्य सरकारें कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक देश भर के सभी राज्य सरकारों पर मार्च 2021 तक 69 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी, लगभग 70 लाख करोड़। तमिलनाडु सरकार पर सबसे ज्यादा कर्जा है, करीब 6.5 लाख करोड़। लगभग इतने ही कर्ज के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। वहीं कर्ज जीएसडीपी अनुपात के हिसाब से भी अगर कर्जदार प्रांतों को देखें तो उसमें पंजाब सबसे ऊपर है। मार्च 2021 तक हमारे देश के 19 राज्य ऐसे थे जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, यानी हर राज्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज। कुल मिलाकर भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी 91,481 रुपए, जबकि हर एक भारतीय नागरिक पर करीब 1,40,000 रुपए की देनदारी। यह औसतन है 1,40,000 रुपए की देनदारी और 1 लाख से कम की कमाई। जाहिर है सूबों के आर्थिक हालात बिगड़ेंगे तो डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए जाएंगे या फिर कर्ज और लिया जाएगा। दोनों ही हालत में चोट सूबे के नागरिक पर पड़नी है, आप पर और मुझ पर पड़नी है। ऐसे में बेहतर हो कि वेलफेयर के नाम पर व्यवहारिक वायदे किए जाएं, बहीखाता बर्बाद होने से बचाया जाए। वैसे सिर्फ सूबे ही नहीं बल्कि केंद्र के स्तर पर भी इस पर विचार करना होगा। हमारे हालात भले श्रीलंका जैसे ना हो, लेकिन श्रीलंका एक सबक जरूर है, सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि आपके और हमारे लिए। उतने ही पैर फैलाएं जितनी चादर। आज के लिए फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।